प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इटली के एकीकरण के क्रम में जर्मनी के एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधक तत्व थे, जिनमें पहला पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभाव, दूसरा ऑस्ट्रिया की उपस्थिति, तीसरा बौद्धिक जागृति का अभाव और चौथा विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व। ये सभी जर्मनी में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। नेपोलियन के एकीकरण के लिए कब अनेक बौद्धिक आंदोलन विकसित हुए, लेकिन मैटरनिक प्रत्यक्रयवादी रूप में वियना कांग्रेस के नेता के रूप में जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बाधा था। लेकिन नेपोलियन ने महत्व की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जर्मनी को औद्योगिक हानि पहुंचाने के साथ ही जोलवेरिन या सीमा शुल्क संघ का निर्माण किया, जो एक प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता था। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। राइन, ओल्डर, एब, वेस्टले आदि स्थानों के उल्लेखनीय मार्गों पर प्रशा का वर्चस्व स्थापित हो गया। जर्मन राज्यों का एकीकरण आर्थिक दृष्टि से हो गया। उच्च मध्यम वर्ग के लोग, जिनमें जर्मनी के उद्योगपति, खदानों के मालिक, रेल निर्माता भी शामिल थे, जर्मनी का एकीकरण चाहते थे। प्रशा के नेतृत्व में जोलमेरिन व्यवस्था ने अलग थलग पड़े जर्मन राज्यों में सहयोग की भावना को जन्म दिया। रेलवे, इस्पात और कोयले ने जर्मनी में आर्थिक क्रांति ला दी। 1830 के बाद फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी के एकीकरण के विषय में भूमिका निभाई, लेकिन यह असफल रही। जर्मनी के एकीकरण के अंतर्गत बिस्मार्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरण थे, जिनमें पहले चरण में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में डेनमार्क के साथ युद्ध की भूमिका तैयार की। ये डेनमार्क के साथ युद्ध में श्लेस्विग और होल्स्टीन राज्य वियना सम्मेलन के बाद डेनमार्क को दे दिए गए। इन राज्यों में अधिकांश लोग जर्मन मूल के थे, इसलिए इनका प्रश्न विवादित था। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क इस युद्ध में पराजित हुआ और गैस्टाइन का समझौता 14 अगस्त 1865 को हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ये निर्णय हुए कि होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा, श्लेस्विग और प्रशा का, और लोवेनबर्ग की डची को प्रशा ने खरीद लिया। कील बंदरगाह को ऑस्ट्रिया प्रशा के आधिपत्य में रखा गया। कहा जाता है कि गैस्टाइन का समझौता बिस्मार्क की महान कूटनीतिक जीत थी। द्वितीय चरण के अंतर्गत ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को इस प्रकार उलझा दिया कि ऑस्ट्रिया होल्स्टीन का अधिकारी बना, लेकिन वहाँ की अधिकांश जनता जर्मन थी। तो दोनों के बीच में संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। रूस को बिस्मार्क ने अपने पक्ष में मिला लिया। रूस को ऑस्ट्रिया ने क्रीमिया के युद्ध में कोई सहायता नहीं दी थी, जबकि प्रशा ने सहायता दी थी। तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस प्रशा के प्रति शंकालु था, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ भी वो रहना नहीं चाहता था। वेनेशिया के लिए इटली प्रशा के पक्ष में तैयार हो गया था। बिस्मार्क ने फ्रांस के राजा से बियारिट्ज में भेंट की और उसे तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक हार हुई और 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि द्वारा श्लेस्विग, होल्स्टीन और स्वतंत्र राज्य फ्रैंकफर्ट को प्रशा में मिला दिया गया। इस प्रकार उत्तर जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। अब तृतीय चरण के अंतर्गत फ्रांस से युद्ध अवश्यंभावी था। अब तक प्रशा ने फ्रांस को तटस्थ रहने के लिए तैयार रखा था, लेकिन अब फ्रांस को अपनी गलती का एहसास हो गया और वहाँ प्रशा के प्रति भय का वातावरण हो गया। बिस्मार्क ने बियारिट्ज के वायदे को ठुकराते हुए नेपोलियन को के संधि संदेश की उपेक्षा कर दी। इसी बीच स्पेन की समस्या खड़ी हो गई। 1868 में स्पेन की रानी इजाबेला के विद्रोह हुआ, उसको निष्कासित कर दिया गया और स्पेन के सेनापति ने
प्रशा के राजवंश से जुड़े लियोपोल्ड का नाम सिंहासन के लिए प्रस्तावित कर दिया। लियोपोल्ड ने प्रारंभ में शासक बनने से मना कर दिया और बाद में उसने विचार बदल लिया। फ्रांसीसी शासक ने उसे शासक बनने का तीव्र विरोध किया और फ्रांस में प्रशा का वातावरण बन गया। फ्रांस जनता प्रशा से युद्ध की मांग करने लगी। इसी बीच एम्स के तार की घटना हुई। कहा जाता है कि प्रशा का शासक विलियम चतुर्थ में एम्स में था। फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्टी ने उससे भेंट की और उस भेंट के बारे में प्रशा के शासक विलियम चतुर्थ ने बिस्मार्क को एक तार भेजा। यह तार एम्स स्थान से भेजा गया था। 13 जुलाई 1870 के इस तार के नाम से जाना जाता है। इसमें बिस्मार्क ने इस ढंग से परिवर्तित कर दिया, ऐसा प्रकाशित किया कि जर्मनी को लगा कि उनके सम्राट का अपमान हुआ है और फ्रांस को लगा कि उनके राजदूत का अपमान हुआ है। तो फ्रांसीसी सरकार ने युद्ध करने का निर्णय लिया और बिस्मार्क ने तार को प्रकाशित भी करवा दिया, जिसमें बेल्जियम के भूभाग को हड़पने की योजना का भी उल्लेख था। फलतः इंग्लैंड में इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध हुई और नेपोलियन तृतीय ने ब्रिटेन की भी सहानुभूति खो दी। इटली ने रोम को प्राप्त करने के लोभ से प्रशा को युद्ध की स्थिति में समर्थन देना स्वीकारा। अब ऑस्ट्रिया की तरह फ्रांस भी अकेला हो गया। फ्रांस और प्रशा का युद्ध 2 सप्ताह बाद शुरू हो गया। सीडान में फ्रांस की निर्णायक हार हुई और 81,000 सैनिकों के साथ उसकी सेना ने आत्मसमर्पण किया। उसे फ्रैंकफर्ट की 10 मई 1871 की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इसके द्वारा दक्षिण जर्मनी उत्तर जर्मनी के साथ मिल गया और संपूर्ण संघ को जर्मन साम्राज्य का नाम दिया गया। प्रशा का राजा इसका प्रधान बन गया, जिसे जर्मनी के सम्राट की उपाधि दी गई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के राजमहल में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट की उपाधि प्रदान की गई और बिस्मार्क को राजकुमार की श्रेणी में रखकर चांसलर का पद दिया गया। इस प्रकार 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण आरंभ हुआ। जिस प्रकार इटली का एकीकरण 3 चरणों में हुआ था, क्रमशः लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली, नेपल्स और सेवाय और नीस के प्रदेशों को प्राप्त करके कैमूर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। उसी प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में डेनमार्क के युद्ध, ऑस्ट्रिया के युद्ध और फ्रांस प्रशा के युद्ध के द्वारा क्रमशः श्लेस्विग, होल्स्टीन और सेवा ये अल्सास और लॉरेन प्राप्त करके फिर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।